नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे फेस टू फेस के विशेष मेहमान हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। इसके पहले भी फेस टू फेस में आप आए हैं और बहुत सारी बातें की हैं, तब आप दूसरी भूमिका में हुआ करते थे, इसके पहले की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे, और आज वित्त एवं शहरी विकास मंत्री के तौर पे और बहुत ही मजबूत मंत्री के तौर पे धामी सरकार में आप काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं हमारे स्टूडियो में उपस्थित है प्रेम जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार धामी 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए, बजट भी आ गया। बजट के पहले आपने एक यूनिक काम किया कि इस बार पूरे प्रदेश के आम लोगों के और जो विकास के स्टेक होल्डर्स कहे जाते हैं उन सबसे आपने संवाद किया, डायलॉग किया और उनके सुझाव सलाह भी लिए। कितना यूज किया उन सुझाव सलाह को बजट बनाने में? देखिए, सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे वित्त, शहरी विकास, आवास, संसदीय कार्य, जनगणना और पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विभाग से मुझे जिम्मेवारी दी है। और जहाँ तक 100 दिन की बात है, मैं जिस प्रकार से 100 दिन इस सरकार ने पूरे किए हैं, बहुत से ऐसे निर्णय इस दौरान लिए हैं, मैं उसके लिए बहुत संक्षेप में आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारी पहली बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें जो सरकार बनने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जनता से वायदा किया था कि समान नागरिक आचार संहिता यदि हम सरकार में आए तो लागू करेंगे, पहली कैबिनेट में उसको पास किया। और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि उसके लिए समिति बना दी गई है, समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो तमाम स्टेक होल्डर से बैठ के अपनी बातचीत करेंगे और उसके बाद जो निर्णय हो सरकार उसका अध्ययन करके उसको लागू करेगी। और ये देश का शायद पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पे ये समान नागरिक आचार संहिता विषय हमारे यहाँ लागू हो रहा है। साथ ही इसी बीच में हमारा बजट आया, जैसे आपने मुझे वित्त मंत्री के नाते बात कही है। मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड बने को 22 साल हुए हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वित्त मंत्री के नाते। तो मैंने प्रयास किया कि तमाम जो मेरे प्रदेश के हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के मैं संवाद करूं, कैसे बजट अच्छा दिया जा सके, उनसे हम बातचीत करें। 14 मई को हमने एक बैठक नैनीताल में की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। लगभग 3-3.5 घंटा वो बैठक चली। ऐसी दूसरी बैठक 19 मई को हमने देहरादून में की और उस बैठक में भी लगभग 2.5 घंटा हम लोग बैठे। और कुमायूं की नैनीताल में, गढ़वाल की देहरादून में, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें होटल व्यवसायी थे, जिसमें व्यापारी गण थे, जिसमें कृषि से संबंधित लोग थे, जिसमें अन्य बहुत सारे लोग, जिन लोगों को हमने आमंत्रण दिया उन्होंने अपने अच्छे अच्छे सुझाव दिए और उन अच्छे सुझावों को हमने इस बजट में शामिल भी किया। ये पहला ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया। और आप देखिए कि आज जो हमने बजट प्रस्तुत किया उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, यानी कि हर क्षेत्र, कृषि के लिए, हर क्षेत्र में हमने इसमें प्रावधान किए हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, हमारे यहाँ घसियारी योजना पिछले दिनों 4 जिलों में चलती थी महिलाओं के लिए। और जब मेरे सामने विषय आया तो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, ये जो घसियारी योजना है ये बहुत महत्वाकांक्षी अपनी सरकार की योजना है। और इसमें जो महिलाएं हमारी अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए पहाड़ पे चढ़ती हैं, कहीं पेड़ पे चढ़ती हैं, माना कहीं घास लेने जाती हैं, फिसल जाती हैं, चोट लग जाती है, उनके उपचार में बड़ी दिक्कत होती है। उनको एक सरकार की तरफ से बहुत सस्ते रेट पे और उनको एक पशुओं का चारा देने का निर्णय सरकार के द्वारा दिया गया। और ये 4 जिलों में जब लागू हुआ तो मैंने कहा ये पूरे पर्वतीय अंचल के 9 के 9 जिलों में लागू होना चाहिए, प्रावधान किया गया। ऐसी आप यदि बात करें हमारे व्यापारियों की, अभी तक 5 लाख का बीमा हम लोग व्यापारियों को लिए देते थे, इस बार हमने उनके लिए 10 लाख का बीमा हमने इसमें दिया है। युवाओं की बात करें, हमने शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जिम के लिए भी प्रावधान किया है। यानी कि हर क्षेत्र में हम लोग जिम लगा के देंगे, ओपन जिम, जिससे बच्चे हमारे उसमें जाएं, अपने स्वास्थ्य का लाभ लें, अपने आने वाले जो चाहे वो सेना में जाने वाले
स्थिति में हों, कहीं अन्य क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो उनका फिजिकली ठीक ठाक वो लोग रहें, वो ये काम किया है। इसके साथ साथ आप देखिए हमारे यहाँ, चूँकि ये उत्तराखंड राज्य है जहाँ पे सामान्य पुलिस के अलावा राजस्व पुलिस हमारे यहाँ रहती है। पहाड़ पे अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य पुलिस जहाँ पे नहीं है, वहाँ राजस्व को पुलिस का एक दर्जा दिया है। उन्हें तमाम कर्मचारियों के लिए हमने, चूँकि इंटीरियर में उनको जाना होता था, हर एक के लिए हमने एक एक मोटरसाइकिल देने का काम किया है, इसमें प्रावधान किया है। इसी प्रकार से आप देखिए, हमने कहा ये 75वां अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो 75 गाँवों को हम सरसब्ज करके उनको पूरी तरह से उसमें सुविधाएं देंगे, उसके लिए हमने इसमें प्रावधान किया है। यानी कि हर क्षेत्र को, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, सबको हमने इसमें एक बजट में प्रावधान किया है। और खुशी की बात यह है कि जब ये बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया, अनेकों ऐसे हितधारकों ने, अनेकों ऐसे व्यवसायियों ने, अनेकों ऐसे लोगों ने, और जो अर्थव्यवस्था से जुड़े सीधे सीधे हैं, उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी कि बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया। यानी कि मैं कोशिश अपने इस विभाग की तरफ से, अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा उत्तराखंड राज्य किस तरह से इस काम आगे इसको ले जा सके। प्रेम जी, आपने 100 दिन में बहुत सारी उपलब्धियां बता दी। आप वित्त मंत्री के नाते जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी अभी गए थे चंडीगढ़, और जब वो बैठक समाप्त हुई उसके बाद खबरें आई तो जो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा कि इस प्रदेश को 2025 में देश का एक अग्रणी राज्य बनाने की बात बीजेपी के लोग करते हैं, उनकी सरकार करती है, लेकिन इस समय जीएसटी लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा सबसे ज्यादा जीएसटी में घाटे वाला राज्य बन गया है। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से बनाएंगे, ये जो गैप है इतना बड़ा, छोटा सा राज्य है और बड़े बड़े राज्यों को घाटे में मात दे दिया है, तो क्या योजना है सरकार के पास? कल ही उन्होंने ये बयान दिया है और लगातार सरकार से ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से आप अग्रणी राज्य बनाएंगे, जबकि उत्तराखंड इतना छोटा होने के बाद देश का तीसरा सबसे ज्यादा घाटे वाला राज्य बन गया है। तो इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी क्या कर रहे हैं मुझे उस पर नहीं कहना है, लेकिन आप जानते हैं कि जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ एक ऐसा कानून है कि जो एक कर एक देश के आधार पे ये जीएसटी लागू हुई है। पहले अनेकों ऐसे टैक्सेस थे और जिससे उपभोक्ता को भी नुकसान होता था और करों में चोरी का भी बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश थी। लेकिन माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने जीएसटी लागू किया, एक देश एक कर, यानी कि आप एक ही बार टैक्स देंगे। आप पहले क्या होता था, आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली से चले तो दिल्ली में टैक्स, फिर यूपी में कुछ अलग व्यवस्था, यहाँ पे कुछ अलग व्यवस्था, यानी कि उसी करों के जंजाल में आदमी फंसा था। आज वो जंजाल से मुक्त हुआ है। साथ में जीएसटी लागू होने के बाद ये तय हुआ कि उससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जीएसटी की अपनी व्यवस्थाएं। तो उस समय एक विषय आया कि इसकी प्रतिपूर्ति हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। ये सभी राज्यों के लिए लागू हुआ, हमारे यहाँ भी वो लागू हुआ। और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो जीएसटी की प्रतिपूर्ति थी, या मेरे यहाँ क्या पूरे देश की बात मैं करूँ तो ये 30 जून तक, यानी 30 जून 2022 तक इसको माना गया डेडलाइन। और उससे पहले लगातार हम लोग प्रयास करते रहे कि किस प्रकार से हमारी जो प्रतिपूर्ति, हमें इसका लाभ मिल जाए। अंतोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री से मिले, उनसे आग्रह किया, और जैसा आपने भी कहा कि 28-29 को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। वित्त मंत्री के नाते मैं उसका मेंबर हूँ और वहाँ पे भी हमने अपनी बातचीत रखी। और वहाँ पे माननीय सीतारमण जी जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं, उनसे मैंने आग्रह किया, देखिए आप ये स्थिति परिस्थिति को समझिए। हमारे यहाँ अनेकों ऐसे प्लांट लगे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों का उत्पाद होता है, लेकिन वो कंज्यूम दूसरा स्टेट कर रहा है, और जो स्टेट कंज्यूम करता है जीएसटी में उसको लाभ उस स्टेट को मिलेगा, वो लाभ हमें नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ से आप ये देखिए, देवभूमि है, 4 धाम की यात्रा चलती है, अनेकों ऐसे अब कावड़ चलने वाली है, अनेकों ऐसी यात्राएं लगातार हमारे यहाँ चलती है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि देहरादून आने वाला व्यक्ति, हरिद्वार आने वाला व्यक्ति या 4 धाम पे आने वाला व्यक्ति दिल्ली से, माना वो चला, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, वहीं से वो पैकेज लेता है, वहीं से वो गाड़ी लेगा, वहीं से सारी व्यवस्थाएं कराएगा ऑनलाइन और चल के आएगा और फिर वापस वहीं जाएगा। तो जो वहाँ का लाभ है टैक्स का, वो उस स्टेट को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है।
इन सब बातों को माननीय सीतारमण जी को मैंने बताया और मैंने कहा हम सामरिक स्टेट वाले लोग हैं, हमें तो अलग से कुछ ऐसा प्रावधान हमारे लिए होना चाहिए कि जीएसटी की प्रतिपूर्ति जो हमें अभी तक नहीं मिली वो किसी और रूप में भी मिल जाए तो हम उसका कहीं ना कहीं समायोजन कर लेंगे। और हमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। और साथ में देखिए ये बात भी समझिए, खाली मेरे स्टेट का अकेला का विषय ऐसा नहीं है, ये पंजाब के साथ है, अन्य दूसरे राज्यों के साथ है। पंजाब में तो आज से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कितना प्रयास किया। लगातार कांग्रेस कहती है ग्रीन बोनस की, हरित भत्ता जो है हरीश रावत के समय में 1000 करोड़ की डिमांड हुई थी और उनका क्लेम है कि हमें मिला भी था। उसमें यूपीए सरकार थी केंद्र में और मिला, लेकिन जब एनडीए सरकार आई और राज्य में भी उनकी डबल इंजन की सरकार आई तो बोनस जो है नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा 67% से अधिक जो है वनाच्छादित प्रदेश है। तो इस पर भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? हमारा प्रयास है हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़े। हमने जैसे कहा कि माननीय सीतारमण से मेरी बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई, किस माध्यम से हमें कैसे उसका लाभ हमारे केंद्रीय सरकार दे सकती है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। साथ में आप ये भी समझिए कि अभी ये स्थिति है कि हम अन्य पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मोदी जी का लिए तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी ने मेरे इस उत्तराखंड के लिए बहुत दिया है। ऑल वेदर रोड की बात करूँ, नमामि गंगे के लिए 20,000 करोड़ की बात करूँ, हमारे यहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन की मैं बात करूँ, यहाँ जल जीवन मिशन की मैं बात करूँ, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतमाला के माध्यम से सड़कों के जाल की बात करूँ, ये सारी बातों को मैं और बहुत सी जानकारी मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये सारे काम जो भी हो डबल इंजन की सरकार के दौरान हुए, यानी माननीय मोदी जी की कृपा से हुए। और मैं केदारनाथ की जो नई केदारपुरी बसाने की बात हो, बद्रीनाथ जी के बारे में चर्चा चल रही है, उस पर भी काम हो रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारा राज्य तो ऐसा लगता है कि जैसे माननीय मोदी जी का अपना होम स्टेट हो, और वो इसके लिए अलग से ध्यान भी रखते हैं, अलग से बात भी करते हैं, अलग से व्यवस्था भी करते हैं। और हमें उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा और हमारा स्टेट उनका, चूँकि आप जानते हैं केदारनाथ से, बाबा केदारनाथ से उनकी बहुत उनका लगाव भी है, इस देवभूमि से उनका बहुत बड़ा लगाव भी है। इसलिए ये कहना कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार है तभी तो इतनी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं और उसका लाभ भी हमें मिला है, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद हमें दिया है, तभी तो हम दोबारा जीत के आए हैं। उत्तराखंड में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, चुनाव के समय भी बहुत चर्चित हुआ था कि यहाँ एक अलग से लैंड लॉ बनाया जाए, क्योंकि यहाँ ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं लोग बाहर से आकर के। इस तरह की बातें चुनाव में भी काफ़ी उठी, कुछ सामाजिक संगठनों ने इस बात को रखा है। कैबिनेट मंत्री के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, सरकार का हिस्सा है, तो इस लैंड लॉ को लेकर के सरकार क्या सोच रही है? वास्तव में ये गंभीर विषय है। हमारे यहाँ चूँकि लिमिटेड ज़मीन है और जिस प्रकार से सबकी निगाहें उत्तराखंड पे हैं, और उत्तराखंड तो एक बहुत खूबसूरत राज्य है, पूरा देश ने, विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे अध्यात्म की दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से या अन्य नाते यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सबकी निगाहें हैं। तो ऐसे में सरकार भी गंभीर है और ये जो विषय है इसको गंभीरता से ले भी रही है। आने वाले समय में जरूर इस पर सरकार निर्णय लेगी। जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे तो गैर सैड को लेकर के बहुत गंभीर रहते थे, बहुत इमोशनल भी रहते थे आप, और आपने वहाँ बजट सत्र का भी आयोजन करवाया और आपके चेयर पे रहते ही वो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित हुई। खैर वो इतिहास का हिस्सा है। अब इस बार लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि प्रेमचंद अग्रवाल जी वित्त मंत्री हैं, धामी जी मुख्यमंत्री हैं और लगातार पहाड़ों की बात करते हैं, और एक बार सरकार ने घोषणा भी कर दी कि भाई हम वहाँ बजट सत्र का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर सरकार पीछे हट गई। अब उसको लेकर के विपक्ष बड़ा आक्रामक है। उनका कहना है कि जो बीजेपी है वास्तव में ये चाहती ही नहीं कि गैरसैंण जो है सत्ता का केंद्र बने, वहाँ पे उत्तराखंड की सरकार जाए और उसकी वजह से पर्वतों का विकास हो। देखिए, दो तीन बातें बहुत समझने के, मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूँ। गैरसैंण में हमने सत्र आहूत करने का निर्णय लिया था, लेकिन आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 2 साल कोविड के कारण 4 धाम यात्रा पूरी तरह से लंबित थी, यानी कि नहीं हो पाई थी, और इस बार अभी तक की 25 लाख से ऊपर यात्री लगभग इस 2 महीने के अंदर वहाँ पहुँचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जिस समय ये हमारा 14, 15, 16, 17 जून पे वहाँ पे हमारा प्रस्तावित था
सत्र उससे पहले 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ जून में प्रस्तावित था। तो ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा जब प्रचंड स्थिति में थी, उस समय पे वहाँ पे सत्र चलाना, और फिर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे पुलिस की भर्ती हो रही थी, और हमारे वहाँ के तमाम जितने भी हमारे चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे प्रशासन के लोग हों, सबसे मेरी लगातार वार्ता हुई। सबने ये कहा कि इस समय वहाँ पे और सत्र चलाना, आहूत करना थोड़ा दिक्कत आ सकती है। फिर उसके बीच में जब हमने 15, 16, 17 तारीख में सत्र आहूत करने का निर्णय लिया, तब बरसात की संभावना बढ़ी, तो ऐसे में हमने उसको देहरादून में शिफ्ट किया। और आप जानते हैं, जैसा आपने स्वयं ने भी कहा, गैरसैंण के बारे में मैं बहुत मेरे लिए तो इमोशनल इशू भी है, तो मैं एक आंदोलनकारी भी रहा हूँ। तो मेरा तो पहाड़ से, और पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे हो, मेरा शुरू से एक मानना रहा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अध्यक्ष विधानसभा तब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई, और ऐसी स्थिति में पहला बजट सत्र मेरे द्वारा मेरे कार्यकाल में, और पिछले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा वहाँ आहूत किया गया। मैंने 15 अगस्त, 26 जनवरी या 9 नवंबर जो हमारा राज्य का स्थापना दिवस है, हर बार हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम करते थे। कांग्रेस किस मुँह से इस बात को बोल रही है? कांग्रेस ने उस पूरे अपने 5 साल या उससे पहले 5 साल क्या काम किया गैरसैंण के बारे में? ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हम लोग काम करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि गैरसैंण हमारा बिल्कुल हमारी ग्रीष्मकाल राजधानी है। हम उसके बारे में गंभीर हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए हम गंभीर हैं, और समय पे हम वहाँ पे गैरसैंण पे अपना विधानसभा सत्र भी करेंगे, और उसके बारे में हमारी सरकार पूर्णतः गंभीर है। ये जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, ये अपने गरेबान में जाके उन्होंने गैरसैंण के बारे में क्या किया।